हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 52 से 75 तक है। संघीय कार्यपालिका में 3 टॉपिक हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो संघीय कार्यपालिका में क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संघीय कार्यपालिका। चलो स्टार्ट करते हैं। संघीय कार्यपालिका होता क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका, जो भारतीय संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, जो कि अनुच्छेद किस में आती है? 53 में आती है। अनुच्छेद 53 में भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही क्या है? निहित है, जो अनुच्छेद 53 में आती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कैसी व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है। कहने का मीन्स ये है, जो राष्ट्रपति हैं वो नामात्र की ही कार्यपालिका है, लेकिन जो भी पावर होती है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का काम करता है। तो सबसे पहले उसमें क्या था संघीय कार्यपालिका में? राष्ट्रपति। टॉपिक कौन सा था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति हमारे अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? 52 के। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। कहने का मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन। जो देश का फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति होता है, उसे वह राष्ट्रपति होता है, जो कि एक संवैधानिक प्रधान है, एक पद है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अभी हमने क्या बताया था? जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम फर्स्ट पर्सन कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, जो संविधान का अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, नंबर 4 चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट: यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर है या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। जब भी इलेक्शन राष्ट्रपति का होता है तो उसमें कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? ओनली निर्वाचित सदस्य ही उसमें वोटिंग कर सकते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य, कितने सदस्य? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगर वहाँ उसका निर्वाचन अवैध घोषित होने पर जो उसने कार्य किए वो अवैध नहीं होंगे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, जो कि अनुच्छेद 56 के अनुसार बताया गया है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर
भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोट, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों पर उपयुक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनके कार्यकाल? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। वो कब बने थे? 1950 में और 1962, कहने का उनका 2 कार्यकाल रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 67 से 69 तक रहा। बीबी गिरी, इनका कार्यकाल 69 से 74 तक रहा। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 74 से 77 तक रहा। नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 1977 से 1982, क्या पूरे 5 साल रहा। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञान सिंह जेल, इनका कार्यकाल 82 से 87 तक रहा। नंबर 8, आर वेंकटरमण, इनका कार्यकाल 87 से 92 तक रहा। नंबर 9, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनका 92 से 97 तक रहा। नंबर 10, के आर नारायण, इनका 97 से 2002 तक रहा। नंबर 11, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका 2002 से 2007 तक रहा। प्रतिभा पाटिल, इनका 2007 से 2012 तक रहा। प्रणब मुखर्जी, इनका 2012 से 2017 तक रहा। और लास्ट अभी जो प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद, ये 14वें हमारे क्या है राष्ट्रपति हैं। इनका काल 2017 से अभी तक चल रहा है। नोट, बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। एवं BD जाति 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1970 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। राष्ट्रपति निम्न दिशा में 5 वर्षों से पहले पद त्याग सकता है। नंबर 1, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो कि उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, अनुच्छेद 56 सेकंड में। नंबर 2, महाभियोग द्वारा उठाए जाने पर अनुच्छेद 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद किस में था? 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो लिखित में 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, जिस पर उस सदन के 1/4 और 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तथा दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और कराए गए ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो सकता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की अतिरिक्त 6 महीने के अंदर बनना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पद अवधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदाधिकारी की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा और अनुच्छेद 62 फर्स्ट, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है तो राज अंतराल
ना हो पाए, इसलिए यह उपलब्ध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1) का ऐसी दिशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अन्य आवश्यकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 कौन सा है? अनुच्छेद 70 जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिक में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कौन सा? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं हो रहने उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपबंध हो राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नंबर 1, नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, और भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। नंबर 2, विधेयी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधेयी शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1, संसद के सत्र के आहूत करने, सत्रवासन करने या लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार होते हैं। नंबर 2, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूपों में संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। नंबर 4, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। नंबर 5, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नियमों में परिवर्तन संबंधी विधेयक है। धन विधेयक। अनुच्छेद 110। धन विधेयक किसमें आता है? अनुच्छेद 110। नंबर सी, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 थर्ड में आता है। नंबर डी, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हों प्रभाव डालने वाले विधेयक हैं। नंबर ई, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304। नंबर 6, यदि किसी
साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। नोट: किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113 थर्ड के अनुसार। नंबर 3, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है, अनुच्छेद 331 के अनुसार। इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकता है, अनुच्छेद 80 थर्ड के अनुसार। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में करीब 12 व्यक्तियों को क्या कर सकता है, निर्वाचित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। नंबर 4, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 वीक तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। नंबर 5, सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। नंबर 6, राजनैतिक शक्तियाँ। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्तियाँ करता है एवं भारत में विदेशियों के राजदूतों की नियुक्तियाँ का अनुमोदन करता है। नंबर 6, क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रलंबन, परिहार एवं लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड या बंदीकरण दोनों हटा दिए जाते हैं तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रलंबन में किसी दंड पर विशेष अधिकार मृत्युदंड रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम करना। नोट: जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। नंबर 8, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 कौन से भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। नंबर 1, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। नंबर 2, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। नंबर 3, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह होती है। नंबर 9, राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।
नंबर 10, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्तीय आयोग, कौन सा आयोग? संघ वित्तीय आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रपति जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी, कौन से? नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, लेकिन फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बनी। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 के अंदर आता है। संघीय कार्यपालिका में के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तुम्हारा राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुके हैं। अब कौन से हैं? उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से ग्रेड किए गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता: कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रेड की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 66(1) है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचनकरण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नोट: संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचनकरण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अभी तक जितने भी भारत के उपराष्ट्रपति बने, पहले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्हें 1952 से 1962 तक बने। दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 62 से 67 तक बने। नंबर 3 थे बीबी गिरी, जो कि 67 से 69 तक बने। नंबर 4 गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 69 से 74 तक बने। नंबर 5 बीडी जति, जो कि 74 से 79 तक बने। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जो कि 79 से 84 तक बने। नंबर 7 आर वेंकटरमन, जो 84 से 87 तक बने। नंबर 8 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 87 से 92 तक बने। नंबर 9 के आर नारायण, जो कि 92 से 97 तक बने। नंबर 10 कृष्णकांत, जो कि 97 से 2002 तक बने।
नंबर भैरव सिंह शेखावत जो कि 2002 से 2007 तक बने। नंबर 12 हमीद अंसारी जो कि 7 से 17 करें पूरे 10 साल बने। नंबर 13 एम वेंकैया नायडू जो कि 2017 से अभी तक है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु नंबर 1 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अनुच्छेद 67 का में। नंबर बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन कितने दिन 14 दिन की सूचना ना दी जाए, जो कि अनुच्छेद 67 खा में है। नंबर सी उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, जो कि अनुच्छेद 67 गा में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, अनुमतियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेष अधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। नोट: जिस किसी भी काल अवधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का कितना 15% से अधिक नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, जो कि अनुच्छेद 75(4) में है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार सभी मंत्रियों, राज्यमंत्रियों, उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे और अथवा उस विभाग के संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो उस समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मंत्री
तीन प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रवासन करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रपति विकास परिषद, राष्ट्रपति एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी अनुच्छेद 78 के अनुसार होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। नोट: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली महिला रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने के असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मात्र 13 दिन रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नाम और उनका कार्यकाल: जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथे मोरारजी देसाई, पाँचवें चौधरी चरण सिंह, छठे द्वारा से इंदिरा गांधी बनी, सातवें राजीव गांधी बने, आठवें विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, नवें चंद्रशेखर, 10वें PV नरसिम्हा राव बने, 11वें अटल बिहारी वाजपेयी बने, 12वें HD देवेगौड़ा बने, 13वें IK गुजराल बने, 14वें अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने, 15वें अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने, नंबर 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह बने और प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का रहा जवाहरलाल नेहरू का। नंबर 2 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाले समय के किसी भी सदन के सदस्य नहीं। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो कि लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर रहीं। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत
प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्तीय मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।